फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और हम अध्याय 12 पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने धारा 200 से लेकर 272 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले धारा 273। ठीक है। धारा 273 से लेकर 297 यानी कि कंप्लीट आज हमारा अध्याय 12 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कल एक वीडियो में हमारा अध्याय 13 भी कंप्लीट हो जाएगा और शायद मुश्किल से 1 या 2 वीडियो अध्याय 14 की रहेगी। ठीक है। तो परसों तक मेरा पूरा है कि आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो और कल जो वीडियो नहीं आई थी उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था 2 दिन से कि मैं ठीक से वीडियो बना नहीं पा रही थी, क्योंकि आसपास शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था और फिर उसको अपलोड करने में भी नेटवर्क वगैरह काफ़ी इशू हो रहा था। ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। और उससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में धारा 269 से लेकर 272 पर जो वेधशाला शब्द लिखवाया था, तो मैंने नोट्स में देखा वहाँ पर वेधशाला ही लिखवा रखा है और शायद बोलने में भी मैंने वेधशाला ही उसका उच्चारण किया है, तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा प्लीज़। उसमें वेधशाला की जगह वधशाला ही है, मतलब जहाँ पर पशु को काट के मतलब उनका चमड़ा अलग करना वगैरह ऐसे जो काम किए जाते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए धारा 273 क्या कहती है, वे शक्तियाँ जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जाएगा। कौन करेगी? नगरपालिका करेगी। यानी कि कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिनका प्रयोग वो किस लिए करेगी, जो खतरनाक या संक्रामक रोग है उनको रोकने के लिए करेगी। ठीक है। कोई भी संक्रमणशील व्यक्ति है या स्थान है, कोई भी व्यक्ति अगर वो संक्रमणशील है और वो बाहर घूम रहा है, किसी और को संक्रमित कर सकता है, या कोई स्थान है जहाँ पर संक्रमण का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, तो उसकी सूचना किसको देनी होती है? नगरपालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को देनी होती है। कोई ऐसा जल स्रोत है या कोई भवन है या कोई भी जगह है जो जहाँ पर संक्रमण फैलने या तो फैल गया है या फिर फैलने की संभावना है, तो उसको आप प्रबंधन करना है या उसकी रोकथाम करना है या उसको बंद करना भी किसका कार्य? नगरपालिका का है। और ये जो शक्तियाँ जिनका प्रयोग करके वो संक्रमित जो क्षेत्र है उनका प्रबंधन करती है, खतरनाक रोगों को रोकती है, ये सारी शक्तियाँ सरकार देती है। उससे कौन? राज्य सरकार। और राज्य सरकार उससे वापस भी ले सकती है या फिर उसको किसी सीमा में बांध सकती है, उसकी शर्तों में परिवर्तित कर सकती है, या फिर उसके तहत नगरपालिका अगर कोई आदेश देती है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो राज्य सरकार उसको रद्द भी करवा सकती है। किसको? उसके नगरपालिका दिए गए आदेश को। ठीक है। तो 273 में नगरपालिका की शक्तियाँ हैं जो संक्रमित रोगों को रोकने के लिए करती है। 274 में क्या है, देखिए एक बार इनको सबको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं, लास्ट में जैसे हमेशा एक तरह याद करते हैं उसे याद कर लेंगे। ठीक है। 274 में क्या है, राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले, देखिए वहाँ पर तो सभी जगह पर जो संक्रमण फैल रहा था उसको किस प्रकार राज्य सरकार उसको शक्तियाँ देती है, किस प्रकार वो रोकथाम करती है, ये था। यहाँ पर है कि कुछ ऐसे अति भीड़ वाले क्षेत्र है, कोई भवन है या फिर कोई ब्लॉक है। ठीक है। कोई भवन है, ब्लॉक है, वहाँ पर किसी गंदगी के कारण या कुप्रबंधन के कारण या अन्य किसी भी कारण से वो रोग ग्रसित हो गया है या फिर होने की संभावना है, या तो वो रोग ग्रसित हो गया भवन या ब्लॉक या होने की संभावना है, और वो क्षेत्र या तो भीड़ युक्त है या तो भीड़ युक्त वो ऑलरेडी है या फिर संक्रमण के कारण और अन्य किसी भी कारण से वो भीड़ युक्त हो सकता है, तो फिर उसका प्रबंधन कौन करेगी? नगरपालिका करेगी। ठीक है। और फिर नगरपालिका क्या कर सकती है कि अधिसूचना जारी करके नगरपालिका की शक्तियों व नियमानुसार, किसके? सरकार के, राज्य सरकार के नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है। कौन? नगरपालिका। ठीक है। क्या कर सकती है? उस भवन या ब्लॉक को गिरा सकती है, यानी कि उसको समाप्त कर सकती है, और उसकी जो भी तोड़फोड़ होगी उसका मुआवजा कौन देगी? नगरपालिका दे सकती है। ठीक है। और जो मुआवजा देगी वो 295 की जो धारा है उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके अधीन रहते हुए प्रतिकर का निर्धारण करेगी। ठीक है। और जो भी अन्य कार्य है जो उसी संक्रमण को रोकने के लिए, जो भीड़ वाले क्षेत्र में जो संक्रमण हो गया है या होने वाला है उसको रोकने के लिए, जोखिम को रोकथाम के लिए अन्य जो भी उसको प्रयास करने चाहिए वो सारे प्रयास कर सकती है। कौन? नगरपालिका। ठीक है। नेक्स्ट धारा 275। धारा 275 क्या कहती है? शव गाड़ना और कब्रिस्तान। शव गाड़ना और कब्रिस्तान मतलब यानी कि जो भी कब्रिस्तान वगैरह है, कोई शमशान वगैरह है, उनके निर्माण और रखरखाव का कार्य कौन करेगी? नगरपालिका होगी। रखरखाव और निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन होगी? तो नगरपालिका होगी। ठीक है। नेक्स्ट धारा 276, कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति। धारा 276 क्या कहती है कि जो भी कब्रिस्तान और शमशान इनका निर्माण नगरपालिका स्वयं करवाती है, तो उसके संबंध में शक्ति नगरपालिका की क्या शक्ति है कि नगरपालिका की आज्ञा के बिना इनका पहली बात तो निर्माण ही नहीं हो सकता। ठीक है। और नगरपालिका की सीमा के अंदर जो कोई व्यक्ति वगैरह रहते हैं, वहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई शमशान और कब्रिस्तान है, ठीक है, वो उसको खतरनाक घोषित कर दे। कौन? कोई जन स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी है, वो उसको खतरनाक घोषित कर दे, मतलब वहाँ से कोई भी संक्रमण फैल रहा है उसको खतरनाक घोषित कर दे, तो नगरपालिका क्या कर सकती है? फिक्स तारीख देकर उसको, निश्चित तारीख देकर उसको बंद करने का नोटिस जारी कर सकती है। किसको? संबंधित समुदाय को। ठीक है। उसको बंद करने का नोटिस जारी करेगी। मान लीजिए समुदाय के पास में अन्य कोई शमशान या कब्रिस्तान नहीं है, तो क्या करेगी? उसको उस तारीख तक, जो बंद करने की तारीख है उस तक उसको अन्य दूसरा
शमशान या कब्रिस्तान उपलब्ध करवाएगी या निर्माण करवाएगी। ठीक है, इसके बावजूद भी वो उसको बंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट रखते हैं तो उन पर 1 से 2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके संबंध में उनको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वो आपत्ति कलेक्टर को दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, जो आदेश उनको नगर पालिका देती है उसके संबंध में कोई आपत्ति हो तो 1 माह के अंदर जो उनको तारीख दी जाती है उसके 1 माह के भीतर कलेक्टर को क्या कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, धारा 277 क्या कहती है, शवों को ले जाने का विनियमन, यानी कि शवों को कब्रिस्तान या शमशान तक ले जाने का जो मार्ग का निर्धारण करती है वो भी कौन करती है, नगर पालिका करती है, और उसका उल्लंघन करने पर 1 से 2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, धारा 278 कहती है कि शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकान, यानी कि जब आप शमशान में लेकर जाओगे तो वहाँ पर आपको लकड़ियों की ईंधन की आवश्यकता है। अन्य जो भी सामान है संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए अन्य जो भी सामान है उसकी जो दुकानें होंगी, जो भी उसके विक्रेता होंगे वो क्या करेंगे, विक्रय के लिए जो भी ईंधन उपलब्ध कराएंगे, जो दुकानें लगाएंगे उसके लिए वो क्या करेंगे, फीस, जो नगर पालिका उनसे क्या लेगी, फीस लेगी। ठीक है, नगर पालिका उनको विक्रय की अनुमति देगी और उनसे क्या लेगी, फीस लेगी। ठीक है, और समय समय पर वो उस अनुमति को क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कोई फिक्स तारीख तक देते हैं, फिर उसके बाद में बीच बीच में वो विक्रेता से रिन्यू करवा सकते हैं और उस फीस का समय समय पर उसको कम ज़्यादा भी निर्धारण भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उससे आज्ञा नहीं लेता है और फिर भी 300 मीटर के दायरे में ऐसा कोई विक्रय करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना, 1 से 2 हज़ार रुपये का। या फिर कोई बिना आज्ञा के, ठीक है, बिना आज्ञा के ही विक्रय कर रहा है या फिर जितनी दर नगर पालिका निर्धारित की उससे ज़्यादा दर पर विक्रय कर रहा है या फिर आज्ञा की समाप्ति होने के बाद भी विक्रय जारी रखता है तो उस पर भी 1 से 2 हज़ार रुपये का क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, धारा 279 क्या कहती है, शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति है, यानी कि शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति खुद भी नगर पालिका भी किसी शव को दफन करवा सकती है, जलवा सकती है, उसका व्यय जो होगा वो स्वामी से वसूल कर सकती है। ठीक है, 280 में क्या है, नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाना है, यानी कि जो मृत पशु होते हैं नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई तो वो उससे उनका भी क्या कर सकती है, उनको भी प्रबंध कर सकती है। आबादी से 2 किलोमीटर दूर जाकर उनकी व्यवस्था करेगी, उनको चाहे गाड़े चाहे जो भी अन्य कार्य करे। ठीक है, तो कब कहाँ करेगी, 2 किलोमीटर दूर, आबादी से 2 किलोमीटर दूर। और कोई भी जो मतलब, और वो भी इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी की बलि वगैरह दी जाती है उसका नगर पालिका नहीं करेगी, उसके अतिरिक्त जो होंगे उनको हटाने का कार्य नगर पालिका करती है। अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो उन पर 1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा, किस पर, दोषी व्यक्ति पर। ठीक है, 281 क्या कहती है, निश्चित विकार, यानी कि कुछ रोग हो सकते हैं, कोई विकार हो सकता है जो संक्रमित हो सकता है तो उससे पीड़ित जो व्यक्ति है उसके द्वारा किए गए कार्यों पर रोक या पेनल्टी, उस पर दंड। कैसे, कोई संक्रामक व्यक्ति है, वो किसी वस्तु का, कोई खाद्य वस्तु है, कोई औषधि है या कोई अन्य कोई भी सामग्री है उसका वो विक्रय कर रहा है या फिर ऐसी किसी सामग्री को वो छूता है, ठीक है, वो संक्रमित है, उससे संक्रमण फैल सकता है, फिर भी करता है तो उस पर 1 से 2 हज़ार रुपये का क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, 282 क्या कहता है, निश्चित व्यवसायों का विनियमन, यानी कि कुछ ऐसे व्यवसाय है जिनसे न्यूसेंस पैदा होता है आसपास, यानी पड़ोस के अंदर न्यूसेंस पैदा होता है तो उन पर विनियमन, यानी कि उनका विनियमन, उन पर रोक कौन लगा सकती है, नगर पालिका लगा सकती है। कैसे व्यवसाय, जैसे कोई पशु उत्पाद है, ठीक है, कोई मांस है, ठीक है, कोई चमड़े से संबंधित कोई कार्य है, और या फिर कोई रंगाई छपाई जिनसे बदबू वगैरह फैल रही है, कोई ऊन वगैरह सुखा रहा है, कोई तेल वगैरह उबाल रहा है, कोई ईट भट्टों के अंदर ईट वगैरह बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन वगैरह बना रहा है, उनको पका रहा है, या फिर कोई खनन कर रहा है आसपास, तो उनसे जो भी न्यूसेंस पैदा होता है नगर पालिका उस पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। तो ऐसे कार्य हेतु कोई व्यक्ति अपने भवन या स्थान का इस्तेमाल करता है इन कार्यों को करने के लिए और उससे आसपास न्यूसेंस पैदा हो रही तो नगर पालिका नोटिस जारी करके उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। फिर भी वो ऐसे कार्य करता है तो उस पर 2 से 5 हज़ार रुपये का जुर्माना और जब तक जारी रखता है 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगा सकती है। ठीक है, 283 क्या कहती है कि मजदूरों को बुलवाने और उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन पर पाबंदी। जैसे हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है ना, जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर होते हैं, जैसे सायरन बजता है वो सब भागकर काम पर जाते हैं, फिर जैसे सायरन बजता है वो सब छुट्टी पर चले जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं। तो जो सायरन का यूज़ उनको बुलाने पर या छुट्टी के लिए किया जाता है उस पर पाबंदी लगाई गई है। किसे, 283 के अधीन। तो नगर पालिका लाइसेंस की शर्तों के अधीन जो रहते हुए सायरन पर क्या लगाता है, पाबंदी लगाता है और इसका उल्लंघन करने पर 2,000 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, 284 क्या कहती है, धारा 284 व्यक्ति को संबंधित नोटिस की तामील, यानी कि
व्यक्ति को उसके कुछ कार्यों के लिए नगर पालिका के द्वारा क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। यानी कि कुछ कार्य ना करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए नोटिस दिया जाता है नगर पालिका के द्वारा। देगा कौन? नगर पालिका का कोई अधिकारी है, उसके द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जब वो नोटिस देने गए हो तो घर पर अगर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, ताला लगा हुआ है, व्यक्ति अनुपस्थित है, तो वो क्या करेंगे, नोटिस ऐसी जगह चिपकाएंगे जहाँ पर वो साफ दिखाई देता हो, यानी कि दृश्य भाग पर नोटिस को चिपकाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धारा 285 कहती है कि व्यक्ति के द्वारा नोटिस की अवज्ञा। देखिए, पहले तो व्यक्ति को नोटिस दे दिया, 84 में नोटिस दिया, 85 में वो नोटिस की क्या करता है, अवज्ञा करता है, इनकी अवहेलना करता है। ठीक है, तो दोष सिद्धि पर मजिस्ट्रेट के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। उसको जो नोटिस दिया जाता है किसी दोष के कारण उस पर जुर्माना लगाया जाता है। यानी कि मान लीजिए दोष सिद्ध हो गया है कि उसने नोटिस की अवहेलना की है, तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और जब तक वो अवहेलना करेगा नोटिस के 50 रुपये पर डे के हिसाब से भी लगाया जाएगा। ठीक है, जंगम या स्थावर संपत्ति से संबंधित ये पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, इसकी अवज्ञा होने पर इस पर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, ये अवहेलना तो व्यक्ति स्वयं कर रहा है, यानी कि ये पब्लिक नोटिस है। ठीक है, एक होता है सार्वजनिक नोटिस, यानी कि जनता को किसी चीज़ के लिए नोटिस दिया जाता है। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस नोटिस की अवहेलना होने पर 2 से 5000 रुपये का जुर्माना लगेगी और 50 से 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। तो याद रखिएगा, 284 में नोटिस, 285 में जो व्यक्तिगत रूप से नोटिस की अवहेलना और 286 में सार्वजनिक रूप से नोटिस की अवहेलना करना। 287 क्या कहती है, स्वामी या अधिभोगी के स्वामी या अधिभोगी के व्यतिक्रम करने पर, व्यतिक्रम का मतलब है कोई गलती करने पर या कार्य को न करने पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी। मतलब ये है कि नगरपालिका किसी व्यक्ति से कुछ कार्य करने की अपेक्षा करती है। वो किसी व्यक्ति को कोई कार्य देती है, वो उसको नोटिस जारी करती है कि आपको ये कार्य इस प्रकार करना है। ठीक है, किसी कार्य की अपेक्षा करती है और वो क्या करता है, उस जो व्यक्ति है, जो उस भवन का स्वामी है, जो भी अधिभोगी है, वो उसकी उपेक्षा करता है। ठीक है, वो कार्य जो नगरपालिका देती है वो नहीं करती, तो नगरपालिका स्वयं उस कार्य को कर लेती है और फिर उसमें जो भी व्यय वसूल होता है स्वामी से वसूल कर सकती है। ठीक है, 288 कहती है स्वामी के द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर, यानी कि स्वामी उस कार्य को नहीं करता, जो नगरपालिका देती है तो उस कार्य को अधिभोगी कर देता है। अधिभोगी संक्रम निष्पादित कर सकेगा और फिर जो कार्य अधिभोगी करता है तो उसका किराया जो स्वामी को देता है वो उसमें से उसका व्यय काट सकेगा। ठीक है, इसमें तो क्या करें, स्वामी और अधिभोगी दोनों कार्य नहीं कर रहे तो नगरपालिका कार्य कर देगी और जो उसका व्यय होगा वो वसूल कर लेगी। ठीक है, किसी स्वामी अधिभोगी से। और इसमें स्वामी नहीं कर रहा है तो उसका जो किराएदार है, जो भी अधिभोगी है, वो उस कार्य को कर देता है और जो किराया वो स्वामी को देता है उसमें से उसका व्यय काट लेता है। ठीक है, 289 क्या कहती है, कार्यवाहियाँ। कौन सी कार्यवाहियाँ, यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है, यानी कि कोई अधिभोगी है वो अधिनियम के अकॉर्डिंग नगरपालिका जो उसको निष्पादित करने के लिए कार्य देती है वो उसका विरोध करता है, तो नगरपालिका कुछ कार्यवाहियाँ कर सकेगी। कैसी कार्यवाहियाँ, कि नोटिस का विरोध करने पर, यानी कि उसको नगरपालिका जो नोटिस देती है कुछ कार्य करने के लिए, वो अधिभोगी उसका विरोध करता है, तो पहले तो नगरपालिका कहेगी कि तुम सबूत पेश करो कि तुम उसका जो विरोध कर रहे हो किस कारण से कर रहे हो, जिस कारण से कर रहे हो उसका सबूत पेश करो। ठीक है, वो उसका सबूत पेश करने का आदेश देती है। अगर वो जायज़ है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जायज़ नहीं है तो उसको 8 दिन के अंदर उसको उस कार्य को करना होता है। नहीं करता है तो फिर 1 से 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, 290 है कि नगरपालिका के द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने की शास्ति। सीधी सी बात है कि नगरपालिका कुछ कार्य करने के लिए कोई भी टेंडर वगैरह देती है, कुछ व्यक्तियों को कार्य देती है, तो उनके काम के अंदर अगर कोई बाधा डालता है, क्योंकि कार्य किसका है, नगरपालिका का है और नगरपालिका ने वो कार्य किसी व्यक्ति को करने के लिए दे रखा है, तो नगरपालिका के कार्य में अगर कोई बाधा डालता है तो फिर उस पर क्या 2 से 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई बाधा डाले या उनका उत्पीड़न करे या जो भी अन्य उनको परेशान करे किसी भी प्रकार से, तो 2 से 5000 रुपये को उस पर क्या लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। 291 में क्या है, अधिनियम नियम उपनियम भंग करने पर शास्ति, यानी कि दंड। इसमें तो क्या है कि नगरपालिका ने कोई कार्य दे रखा है और फिर उसके करने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो फिर उस पर दंड। और दूसरे में है कि नगरपालिका के जो नियम उपनियम या अधिनियम है उसके अनुसार अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसके दंड, यानी कि नगरपालिका एक्ट के उल्लंघन पर 2 से 5000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, 292 में क्या कहती है धारा, कि अधिनियम के प्रायोजन के लिए प्रवेश, यानी कि जो अधिनियम है उसके प्रयोजनार्थ, यानी कि उसके किसी कार्य से अगर कोई किसी की भूमि या भवन में प्रवेश करते हैं
तो फिर क्या अधिकार है, तो सीएमओ या सीएमओ के द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी है वो किसी भवन या भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। किसके लिए, अधिनियम के प्रायोजन के लिए। कब कर सकते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य कर सकते हैं। और इसके लिए प्रवेश करने के लिए, अधिनियम के प्रायोजन के लिए प्रवेश करने के लिए उनको 24 घंटे पूर्व उसको नोटिस देना आवश्यक है। किसको, भवन के स्वामी या अधिभोगी को। ठीक है, फिर इसमें तो क्या है, अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रवेश। फिर निवारक निरीक्षण के लिए। निवारक निरीक्षण शब्द सुना लग रहा है। देखिए आपने आर्टिकल 22 पढ़ा होगा। आर्टिकल 20 में तो क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में है। और 22 के अंदर है कि एक आता है उसमें निवारक नजरबंदी, यानी कि मान लीजिए कोई अपराध होने वाला है, ठीक है, और हमें किस पर डाउट है, तो वो अपराध ना हो इसलिए किसी व्यक्ति को नजरबंद कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए वो कोई कारण नहीं बताते कि हम आपको क्यों गिरफ्तार करें। वो गिरफ्तार करके उसको क्या कर सकते हैं, नजरबंद कर सकते हैं। तो उसमें भी कारण नहीं बताते। तो सेम चीज़ें की निवारक निरीक्षण, यानी कि ऐसे कोई ऐसी चीज़ हो, अगर मतलब जो सीएमओ वगैरह जो अधिकारी उनको विश्वास हो गया हो, किसको, सीएमओ सरकारी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी को, कि भवन या जो भूमि है उसमें जो एक्ट है उसके नियमों के जो प्रावधान है, जो नियम है उसके अधीन कोई कार्य नहीं हो रहा, उनको उल्लंघन हो रहा है, तो बिना नोटिस दिए हुए उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, निवारक निरीक्षण के तहत बिना नोटिस के, याद रखिएगा, बिना नोटिस के तहत प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उनको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, सामाजिक और धार्मिक नीतियों का। सामाजिक धार्मिक नीतियों का मतलब यहाँ है कि आपको जो भी सामाजिक रीति रिवाज या जो भी धार्मिक नियम है, जैसे कि चप्पल पहन के पूजा घर वगैरह में प्रवेश नहीं करना, हिंदू वगैरह के, मुस्लिम वगैरह को भी जो भी नियम वगैरह है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन नियमों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर है प्रवेश करने की शक्ति किसकी होगी, नगरपालिका की होगी या उसके अधिकारियों की होगी, निम्न शर्तों के साथ, यानी कि कुछ शर्तों के साथ उसको भवन या जो स्वामी है उसके भवन में उसको प्रवेश करने की शक्ति होगी। उद्देश्य क्या होना चाहिए उसका, परीक्षण या तलाशी होनी, यानी कि प्रवेश करने की शक्ति कब होगी, कि जब उसका उद्देश्य परीक्षण और तलाशी करना हो, और वो मना भी करता है तो भी उसके भवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बस उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, परीक्षण या तलाशी होना चाहिए। ठीक है, धारा 295 क्या कहती है, कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण, यानी कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें प्रतिकर का निर्धारण कौन करेगा, तो ऐसे किसी भी प्रतिकर जो एक्ट के द्वारा प्रदत्त है, यानी कि जो एक्ट के द्वारा प्रदत्त है, यानी कि एक्ट में वो प्रतिकर देना निर्धारित है, तो उनकी सहमति नहीं होने पर उनका निर्धारण जो है, उनका प्रतिकर का निर्धारण जो है वो स्थानीय निकाय के द्वारा, जो प्राधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा किया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें सहमति नहीं बन रही है, तो उन प्रतिकरों का जो निर्धारण है वो स्थानीय निकाय जो है उसके प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और अगर वो प्रतिकर भूमि से संबंधित हो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर वो प्रतिकर जो है वो भूमि से संबंधित हो तो उसका निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है और भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार किया जाता है। ठीक है, धारा 296 क्या कहती है कि खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएंगे, यानी कि कुछ खर्चे जो नगरपालिका खर्च करती है या जो व्यय करती है उसको कैसे वसूल किए जाएंगे, उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो अगर उससे संबंधित कोई विवाद हो तो उसके वसूलने से संबंधित नियम कौन बनाएगी, नगरपालिका बनाएगी। उसमें कुछ ऐसे नियम या उपनियम भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे खर्चे भी आ सकते हैं जिनका उल्लेख नगरपालिका एक्ट में नहीं है, उनसे संबंधित नियम भी कौन बनाएगी, नगरपालिका बनाएगी। ठीक है, 297 में क्या है, राज्य नगरपालिका संघ का गठन और कृत्य, यानी कि लास्ट धारा है, और लास्ट धारा में है कि नगरपालिकाओं से संबंधित जो भी संघ है, यानी कि नगरपालिकाओं का एक संघ जिसका निर्माण नगरपालिकाएं करना चाहती है, और उसके जो कार्य होंगे, यानी कि वो क्या कार्य करेगी उसका निर्धारण कौन करती है, तो याद रखिएगा ये सारे कार्य करती है राज्य सरकार, यानी कि नगरपालिकाओं के संघ का गठन और उसके कार्यों का निर्धारण कौन करती है, राज्य सरकार करती है। नगरपालिका संघ हेतु राज्य की आधी से अधिक, यानी कि पहली बात तो संघ बनाने के लिए जो राज्य की जितनी भी नगरपालिकाएं हैं उसमें से आधी से अधिक नगरपालिकाएं क्या करेगी, इस हेतु संकल्प पारित करेगी या आवेदन प्रस्तुत करेगी, तब जाकर राज्य सरकार उसके संघ बनाएगी। और उसका सदस्य बनने के लिए आपको नगरपालिका का सदस्य नहीं, अध्यक्ष होना आवश्यक है, या तो वो अध्यक्ष है या फिर रह चुका हो। ठीक है, कृत्य क्या होगा, यानी कि वो क्या कार्य उनके होंगे, तो नगरपालिका के सामान्य विवादों का परीक्षण समाधान, नगरपालिका के सामान्य विवादों का परीक्षण समाधान, सूचना नगरपालिका संबंधित सूचनाओं का प्रसारण और सामान्य हितों को प्रस्तुत करना और परामर्श देना राज्य सरकार को, अन्य कार्य जो भी राज्य सरकार उनसे कहती है वो समस्त कार्य करना इनका कृत्य है। ठीक है,
कुछ मामले हैं जिनमें राज्य सरकार के द्वारा नियम संचालित होते हैं। कुछ मामले मतलब क्या, यानी कि संबंधित इस संघ से संबंधित कोई भी संविधान है इस संघ का, ये संघ के लक्ष्य है या उद्देश्य, उनका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा होगा। नगरपालिका द्वारा संघ को दी जाने वाली रकम, यानी कि संघ चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता तो पड़ेगी, देगी कौन? नगरपालिका। लेकिन किसके द्वारा निर्धारित रकम किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रकम संघ को देगी कौन? नगरपालिका देगी। संघ के वित्त पोषण के हेतु लेखाएं बनाई जाएगी, उनका रखरखाव, प्रबंधन और नियंत्रण कौन करेगी? ये कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और अन्य जो भी मामले इस एक्ट में है उन सबसे संबंधित जो भी नियम है उनका निर्धारण और संचालन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण किसका होगा? तो अध्यक्ष का होगा, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा आज का अध्याय 12 से संबंधित चैप्टर, ठीक है। इसको एक बार हम लास्ट में शॉर्ट में देख लेते हैं कि आपको याद कैसे रखना है। तो इसको आपको याद रखना है ऐसे, ठीक है। कैसे याद रखना है? इनको मैंने एक साथ कर दिया। धारा 273 के अंदर तो है 273 74 साथ में याद रखना है। कैसे? रोकथाम 73 74 रोकथाम है तो कैसे? एक तो खतरनाक रोगों के रोकथाम है तो, और भारी जो भीड़ वाले क्षेत्र है उसमें रोगों के रोकथाम है तो शक्ति किसकी? नगरपालिका की। तो रोकथाम 73 74 75 76 77 78 निवासी निबे, यानी कि 6 जो धारा है ये आपको याद रखनी है। नगरपालिका की व्यवस्था, नगरपालिका व्यवस्था करती है किसकी? ये सब किससे संबंधित है? शमशान और कब्रिस्तान। तो 6 अध्याय जो है शमशान और कब्रिस्तान से संबंधित है, ठीक है। शमशान और कब्रिस्तान से संबंधित है। सबसे पहले तो ये शव गाड़ना और कब्रिस्तान, यानी कि जो शमशान और कब्रिस्तान है उनका निर्माण और रखरखाव नगरपालिका करेगी। फिर उनके खतरनाक होने पर प्रतिबंध भी नगरपालिका लगाएगी। वहाँ पर जाने हेतु मार्ग का निर्धारण भी नगरपालिका करेगी। वहाँ पर जाने के बाद उनको जलाने के लिए जो ईंधन चाहिए उसका निर्धारण, उससे तो व्यवस्था, जो विक्रय दुकान वगैरह उसकी व्यवस्था भी कौन करेगी? नगरपालिका करेगी। अनुमति नगरपालिका देगी। और जो शव है उनको दफन और दहन करने का कार्य नगरपालिका भी करवा सकती है, उसका व्यय स्वामी से वसूल कर लिया जाएगा। और कुछ मृत पशु वगैरह है उनके शवों का जो प्रबंधन है वो भी कौन कर सकती है? नगरपालिका कर सकती है, ठीक है। और फिर उसे 281 82 और 83 इन दोनों को साथ में याद करना है। कैसे? रोक 81 82 और 83 में क्या है? रोक है। कैसे रोक है? तो संक्रमित व्यक्ति द्वारा कार्य, यानी कि संक्रमित व्यक्ति कुछ कार्य करता है, कुछ विक्रय करता है, किसी को छूता है, उस पर रोक है। कुछ कार्यों की रोकथाम, कुछ ऐसे कार्य है जो आस पड़ोस में न्यूसेंस पैदा करते हैं उन पर रोक, और सायरन पर रोक। तो 3 चीज़ों पर रोक है। व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य पर रोक, कुछ ऐसे कार्य जो आसपास पड़ोसियों में न्यूसेंस पैदा करे उस पर रोक, सायरन पर रोक। फिर 84 85 और 86 में क्या है? नोटिस अवज्ञा। 84 में मैंने बताया नोटिस देता है, फिर नोटिस की व्यक्ति नोटिस की अवहेलना करता है, सार्वजनिक नोटिस की अवहेलना करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में है स्वामी या अधिभोगी। इसके बाद 87 88 और 89 तीनों को साथ में याद रखना। कैसे? पहले तो है कि स्वामी और अधिभोगी किसी कार्य को नहीं करता है तो नगरपालिका करती है। फिर स्वामी कार्य नहीं करता, अधिभोगी करता है तो उससे व्यय वसूल करके लेता है। और फिर क्या करते हैं? दोनों ही उस कार्य को, किसी कार्य को करने के लिए मना कर देते हैं तो उसका कारण बताकर उस पर जुर्माना लगाना कौन करता है? नगरपालिका करती है, ठीक है। फिर 90 के अंदर 90 91 दोनों को साथ में याद रखना। कैसे? इसके दोनों में क्या है? दंड का प्रावधान है। वैसे 89 को भी आप साथ में याद कर सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ याद करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तीनों में दंड है। वैसे काम में बाधा उत्पन्न करते हैं तो दंड की व्यवस्था करेगी, मतलब नगरपालिका को कार्य उसमें दंड, काम में बाधा उत्पन्न करे तो दंड, और नगरपालिका के नियम उपनियम भंग करे तो दंड, ठीक है। दोनों में दंड की व्यवस्था है। 92 93 और 94 तीनों को साथ में याद करना। तीनों में प्रवेश है। तीनों के अंदर क्या है? प्रवेश है। 92 93 94 पहले तो एक्ट के प्रयोजन हेतु प्रवेश, निवारक निरीक्षण हेतु प्रवेश और तलाशी हेतु प्रवेश। 95 में प्रतिकर और 96 में खर्चे और व्यय का निर्धारण है। तो 95 और 96 में निर्धारण है किसका? 95 में प्रतिकर यानी कि मुआवजे का, और 96 में जो नगरपालिका के खर्चे और व्यय है उनका निर्धारण है। 97 के अंदर आ गया नगरपालिका संघ, उसका गठन और कृत्य, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कल एक वीडियो आएगा जिसके अंदर अध्याय 13 हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। उसके बाद में हो सकता है कि एक ही दिन में मैं अध्याय 14 भी कंप्लीट करा दूँ। उसका 2 वीडियो ले लेंगे हम, सुबह और शाम को अपलोड कर दूँगी। तो कुल मिला के परसों तक आपका जो पार्ट बी है उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।